So today we will be going to expand with the chapter, further explanation of the chapter, that is Delhi Sultan. Delhi Sultan किस तरह से तोमारा राजपूत से स्टार्ट होकर चौहान्स के साथ, चौहान्स का पीरियड बहुत कम पीरियड रहा, नियर अबाउट 15 to 17 years का पीरियड ही रहा उनके पास, बट दे हैड आल्सो एस्टैब्लिश, बिकॉज चौहान्स जो थे उनका अंपायर ऑलरेडी राजस्थान वाली साइड पर था, but they had expanded their area over here in Delhi area, and they were even able to defeat Muhammad Ghori in 1191 and further further they were defeated in 1192. ये हम कर चुके हैं. So first हमारे पास आए थे तोमारास, फिर आए चौहान्स, फिर आए हमारे पास टर्किश. टर्किश कौन थे? जो टर्की से आए, मतलब टर्किश मुस्लिम्स. ये जो डायनेस्टीज हैं, दिल्ली सल्तनत हैं, ये सारे मुस्लिम सल्तनत जो है, इन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर राज किया. मुस्लिम सल्तनत ने. टर्किश में आए कुतुबुद्दीन ऐबक, श्यामुद्दीन इल्तुमिश एंड रजिया सुल्तान, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा पूरी तरह से कि किस तरह रजिया सुल्तान बीइंग अ फीमेल क्वीन, उसको तारीख और तारीख जो लिखने वाले लर्न्ड मैन थे, उन्होंने किस तरह से नवाजा कि नो डाउट शी वाज कैपेबल. वो कैपेबल तो थी, but her name is not registered in the God's diary, so her name will be not there in as a ruler, so she should not be as a ruler, and she has to give up her position. She became the ruler in 1236 और 1240 में उसको रिमूव किया गया. देन आगे गयासुद्दीन बलबान, उसके बाद आगे खलजी. खलजी में इंपॉर्टेंट जो पर्सन थे, दैट वाज अलाउद्दीन खलजी, जिनके बारे में हमने प्रॉपरली पढ़ना है. अलाउद्दीन खलजी, हाउ ही हैज एक्सपेंडेड द दिल्ली सल्तनत अंपायर, अलाउद्दीन खलजी. और दूसरा हमने डिटेल में जो पढ़ना है, दैट इज मोहम्मद तुगलक. तुगलक पीरियड में मोहम्मद तुगलक पीरियड, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1324 टू 1351. इस पीरियड में किस तरह से उन्होंने अपना एक्सपेंशन, अपना जो मिलिट्री एक्सपेंशन, अपना ट्रेड एक्सपेंशन किस तरह से किया. इज इट ओके? नाउ फर्दर प्रोसीड. मैं आपको कल मैंने मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बता दिया था, हाउ तारीख एंड त्वारीख्स वर बीइंग रिटन. फर्स्ट पेपर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था, देन पेपर के ऊपर राइटिंग, सेकंड इज राइटिंग, थर्ड इज carving with the gold, melting of the gold and highlight the important points of that book, and fourth was binding. So that was the process of this manuscript. Then I had discussed with you the circle of justice. Circle of justice means, ye circle of justice not only for one king. This circle of justice was being ensured by all the kings of Delhi Sultanate. और किस तरह से अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक ने भी सर्कल ऑफ जस्टिस को मेंटेन किया. सर्कल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंगली क्या है? A king cannot live without soldiers. Soldiers cannot live without salaries. Salaries will come from the peasants, and peasant from the taxes, and taxes will come from the peasants, and peasants will pay taxes. Peasants कब tax pay करेंगे? If they will be prosperous and happy. अगर वो हैप्पी होंगे, अगर वो प्रॉस्परस होंगे, और अगर उनको किंग जो है वो प्रॉपरली सिक्योरिटी देगा. सो दिस वाज कंसिडर्ड टू बी एज द सर्कल ऑफ जस्टिस व्हिच वाज बीइंग गिवन बाय फकीर ए मुजफ्फर. इज इट ओके? फकीर ए मुदब्बिर ने जो दिया था, दैट वाज देयर. दूसरा पॉइंट जो है वो रजिया सुल्तान के ऊपर जो तारीख में लिखा गया था, दैट वाज मिराज ए सिराज, हु हैज रिटन दैट. सो इस तरह से हमें पता लगता है कि डिफरेंट किंग्स के टाइम पर, दिल्ली सल्तनत के पूरे किंग्स के टाइम पर क्या क्या चीजें चलती रही. सो इसमें तारीख और तारीख में ये जो बेसिकली किंग्स थे, दे हैड गिवन देयर ओन interest to the king. They were writing about the kings. They were living in the urban area, and they were giving this point or ideas to the king to receive the awards. अवार्ड लेने के लिए वो करते थे. क्या देते थे उनको? डिस्टिंक्शन और उनको आइडियाज क्या देते थे? उनके माइंड में क्या डालते थे कि देयर इज अ बर्थ राइट ऑफ अ किंग. एक राजा के मन में बर्थ राइट है, के पास बर्थ राइट है कि उसका बेटा ही राजा फर्दर बनेगा. और दूसरा जेंडर डिस्टिंक्शन. जेंडर डिस्टिंक्शन का पॉइंट जो है वो उस टाइम पर यूज हुआ जब रजिया सुल्तान को एज अ क्वीन बनाया गया 1236 के अंदर. So these are the points which we have discussed yesterday. Further proceeded Garrison Town.
गैरिसन टाउन एंड हिंडरलैंड। अब देखिए दिल्ली एक्सपेंशन हुआ अपने एरिया से आगे आगे एरिया में। कल मैंने 3 आपको टाउन बताए थे, सीरी, दिल्ली, खुर्द, ठीक है। ये जो थे ये थे ओल्ड गैरिसन टाउन, जिनको मॉडिफाई करके फोर्टिफाइड करके, फोर्टिफाइड मींस किलाबंदी करके उनको मेंटेन किया गया। अब ध्यान से देखिए जरा, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ फ्रंटियर, वन वाज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हर राजा, हर दिल्ली सुल्तान का राजा जो है वो अपने आप को मेंटेन करना चाहता था, इंटरनली भी सॉलिड करना चाहता था। इंटरनली कैसे कि बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल ओवर द फार एरिया। फार एरिया मींस अगर वो दिल्ली में कंट्रोल कर रहे हैं तो किस तरह से बंगाल में कंट्रोल करें, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अ किंग टू मूव फ्रॉम दिल्ली टू बंगाल एंड दिल्ली टू सिंध, नहीं जा सकते थे। सो व्हाट दे हैड डन, उन्होंने क्या किया, दे हैड मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स। एक्सपेंशन किस तरह से किया उन्होंने, नाउ लुक एट दिस, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू द अंपायर। गैरिसन टाउन्स उन्होंने बनाए। ये गैरिसन टाउन क्या है, लुक एट पेज नंबर 34। उन्होंने फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद द सोल्जर्स। गैरिसन टाउन क्या थे, एक किला जिसके अंदर सोल्जर्स रहते हैं, एंड व्हेनेवर दे आर इन नीड दे कैन हेल्प, गॉट इट। देन आ गया हिंडरलैंड। हिंडरलैंड, लैंड एडजेसेंट टू द सिटी, अ पार्ट वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग डन। हिंडरलैंड क्या है, सिटी के साथ लगता एरिया जो कि हेल्प करता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब सारे राजा, उनके ऊपर अटैक भी होते थे, एज मंगोल्स ने अटैक किया, इन्वेजन होती थी अफगानिस्तान वाली साइड से भी इनके ऊपर। सो टू प्रोटेक्ट दैट आल्सो व्हाट दे हैड डन, गैरिसन टाउन, दे हैड बीन क्रिएटेड इंटरनल गैरिसन फ्रंटियर। लास्ट पैराग्राफ देखिए, इंटरनल गैरिसन, that is consolidation of hinterland of the garrison town, that is during the campaign forest clear किए गए। सबसे पहले इंटरनल को क्लियर करने के लिए इंटरनल गैरिसन टाउन में फॉरेस्ट, गंगा यमुना द्वाब के पास फॉरेस्ट क्लियर करे गए। देन हंटर एंड गैदरर्स, जो भी वहां के हंटर्स थे, शिकारी थे, गैदरर्स थे, पेस्टलिस्ट थे, उनको वहां से एक्सपेल किया गया। एक्सपेल मतलब बाहर निकाला गया उनको वहां से। एंड दीज लैंड्स वर गिवन टू द पेजेंट। पेजेंट को क्यों दिया गया, ताकि वो एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन करें, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी तो पैदावार बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और उनको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, और जो सारे पर्सन्स हैं दे विल बी गुड इन दैट केस। इज इट ओके? they will be survive, they will be happy, and Delhi expansion जो kings हैं उनके prosperity और बढ़ेगी। That is why, so new fortress, नए किले, garrison towns and towns were established. Main motive क्या था, to protect the trade route को protect करने के लिए। Why the forests were being clear, or the land was given for the production of crops and cultivation or agriculture area, so that the trade can be encouraged and to improve the international trade and national trade. ट्रेड रूट को बढ़ाने के लिए और लोकल ट्रेड को बढ़ाने के लिए। सेकेंड एक्सपेंशन जो किया गया, दैट वाज बीइंग डन एक्सटर्नल। अब देखिए, हिंडरलैंड हो गया कंट्रोल्ड एरिया, गैरिसन टाउन fortified settlement of the soldiers, then Delhi authority challenge, बहुत बार मंगोल्स के साथ चैलेंज हुआ, दिल्ली अथॉरिटी को बाहर बाहर से चैलेंज होता था, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए they had maintained consolidation, they had maintained internal and external। बेसिकली ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल किस पीरियड में हुए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एंड मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। कौन कौन से पीरियड में हुए, मोहम्मद तुगलक के टाइम पर और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। इंटरनल फ्रंटियर क्या है, व्हेन कंसोलिडेशन ऑफ हिंडरलैंड एंड गैरिसन टाउन। हिंडरलैंड एंड गैरिसन टाउन को इंटरनली कैसे किया गया, फॉरेस्ट क्लियर कर दिए गए गंगा जमुना के, पेस्टलिस्ट को वहां से बाहर निकाला गया, गैदरर्स और हंटर्स को वहां से बाहर निकाला गया, और वो जो लैंड बची, वो जो लैंड क्लियर करवाएगी वो लैंड पेजेंट्स को दे देगी टू ग्रो मोर प्रोडक्ट्स, ताकि और प्रोडक्शन हो। एंड द मेन मोटिव टू मेंटेन इंटरनल फ्रंटियर वाज
to increase the trade or to promote the regional trade. रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए किया गया. इज इट ओके प्रणवी? प्रणवी, इज इट ओके बेटा? Yes, ma'am. ओके. वंशिका, इज इट ओके डियर? ओके फाइन. आई कैन सी यू आर रिप्लाइंग बट यू आर म्यूटेड. सो नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल क्या है? बाहर से. इंटरनल तो कर दिया गया, इंटरनल किया, एक्सपेंशन किया, व्यापार बढ़ाया और प्रोडक्शन बढ़ाई. और इंटरनल हिंडरलैंड एंड गैरिसन टाउन को प्रोटेक्ट किया. हिंडरलैंड जहां सामान रखा जाता था, गैरिसन टाउन जहां सोल्जर्स रखे जाते. ये सारा तो किया इंटरनली. अब एक्सटर्नली कैसे करना था? एक्सटर्नली विद द एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री. External frontier, you can see here, external frontier of the Sultanate, military expenditure on the southern India and during the region of Alauddin Khalji and culminated during the time of Muhammad Tughlaq. Muhammad Tughlaq और Alauddin Khalji के टाइम पर ही external frontier जो है, external means military expansion ज्यादा किया गया, because in there they campaign Sultanate armies captured. अब जब भी जहां बाहर जाते थे, what they do? They captured, पकड़ना, captured का मतलब होता है पकड़ना. They captured number 1 elephant, number 2 horses and slaves and carried away precious stones. External frontier means expansion of army. This was basically done during that period of Muhammad Tughlaq and Alauddin Khalji. Muhammad Tughlaq के पीरियड की अगर बात करें, नेक्स्ट पेज पैराग्राफ की बात करें, 150 years after somewhat humble beginning, दिल्ली सल्तनत को 150 साल हो चुके थे जब मोहम्मद तुगलक आए. ठीक है. So the armies of Delhi Sultanate marched toward the large part of subcontinent. They defeated rival army, rival होता है दुश्मन, दुश्मन armies and seized the city. Sultanate controlled taxes from the peasant and dispense justice in the realm. ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है सर्कल ऑफ जस्टिस. ये लाइन का मतलब क्या है? सर्कल ऑफ जस्टिस. ऑल किंग्स वर इंश्योरिंग सर्कल ऑफ जस्टिस मींस kings cannot survive without soldiers. Soldiers need salaries. Salaries will come from the taxes. Taxes will be collected from the peasants. So that is there. But now complete effective, this effective control was being done in a very proper way. Circle of justice was being ensured or protect to expand Delhi as up to, अगर ये Delhi है तो Delhi को बहुत सारे expanded parts में किया गया. Delhi जो है वो बहुत ज्यादा expanded areas में हुआ. कैसे हुआ? Circle of justice जो है वो properly maintain हुआ. Taxes वेल ऑन टाइम कलेक्ट होते थे, इस कारण मेंटेन हुआ. नेक्स्ट, कम टू पेज नंबर नेक्स्ट. अब आ जाती है इनके आर्किटेक्ट की बात कि इन्होंने क्या क्या अपने टाइम पे किया. दैट इज द मस्जिद. दिल्ली सल्तनत के पीरियड में मस्जिद बहुत सी बनी. मस्जिद इज कॉल्ड मॉस्क्यू. अब देखिए 1 मार्क क्वेश्चन आता है. मॉस्क्यू इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक वर्ड. ठीक है. एंड लिटरली अ प्लेस वेयर मुस्लिम पैट्रन्स एंड रेवरेंस टू अल्लाह. वहां वो जगह जहां पर मुस्लिम अपने परमात्मा का नाम लेते हैं, जाकर अपने अल्लाह का नाम. एंड कॉन्फ्रेंशियल मॉस्क्यू, दैट इज जामा मस्जिद मॉस्क्यू, रीड फॉर प्रेयर नमाज टुगेदर एंड मेंबर्स ऑफ द congregations choose the most respected learned male and the leader who pray the rituals prayers. So he also deliver the sermons. Sermons होते हैं खुतबाज ड्यूरिंग द फ्राइडे. sermons होते हैं जो फ्राइडे को ये प्रेयर करते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग द प्रेयर मुस्लिम स्टैंड बाय फेसिंग मक्का. अब यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन है. मुस्लिम स्टैंड बाय फेसिंग द मक्का. हमारे भारत में ये मक्का हमारे वेस्ट में पड़ता है एंड दैट इज कॉल्ड किबला. So 1 mark question, what is Qibla? When the Indian facing toward the western side, हम लोग अगर पश्चिम में खड़े होंगे, हमारा फेस राजस्थान वाली साइड, उधर की साइड होगा, पाकिस्तान वाली साइड होगा, तो दैट साइड हम लोग कह सकते हैं कि मक्का है. और if Indians Muslims were praying at that side, that is called Qibla. Is it okay? दिल्ली सल्तनत built several mosques. दिल्ली सल्तनत ने बहुत सारे मॉस्क्यूज बनाए. मेन मोटिव क्या था?
to protect and give importance to the Muslim and to protect the Islams. Mosques also helps to carry the sense of collectivity, community, a sense of community of believers. क्योंकि ये सारे Muslims थे, that is why they had constructed the mosques. Mosques कौन सी बनाई है? Figure number 2, figure number 3, figure number 4 and figure number 5. Names of the mosques are here. Figure number 1, that is Quat-e-Islam Mosque. Number 2, that is Begumpuri Mosque, built in the region of Muhammad Tughlaq. Number 3, figure number 4, that is Motki Masjid, built in the region of Sikandar Lodi. And 5th, Mosque of Kamali, built in the late 1520. So these are the names of the mosque which were constructed during the time of Delhi Sultanate. Quat-e-Islam Mosque, that is important, which is made in the 12th century, and it was the first city where the mosque was being made. Describe the chronological Delhi-e-Kuhna. Delhi-e-Kuhna जो मैंने कल भी बताया था, it was the old town which was adjacent to Delhi. Delhi-e-Kuhna old town था जिसको इन्होंने garrison town बनाया था बाद में. मोहम्मद तुगलक ने इसको garrison town बनाया था old को ही. Got it? Clear है? Now आ जाइए, a closer look of the administration consolidation under Khilji and Tughlaq. अब देखिए, हमने सारा दिल्ली के सल्तनत का एज अ होल पढ़ा कि एज अ होल क्या क्या था. अब हम क्लोजर लुक पढ़ेंगे दो रूलर्स के बारे में. वन इज खलजी एंड अदर इज तुगलक. खलजी पीरियड जो था दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ खलजी. कौन से पीरियड में था? दैट वाज 1290 टू 1320. देखो 30 इयर्स का पीरियड था खलजी का. जलालुद्दीन ओनली 6 ईयर और अलाउद्दीन खलजी ही रहा. दैट वाज फ्रॉम 1296 टू 1316. 20 साल याद रखेंगे. अलाउद्दीन खलजी पीरियड एंड उसके बाद हमने करना है मोहम्मद तुगलक पीरियड फ्रॉम 1324 टू 1351. इज इट ओके? सो इस पीरियड में बहुत सारा डिफरेंट प्लेटफॉर्म, बहुत सारा डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन. हाउ दे वर एबल टू एक्सपैंड अप टू दिस. वो किस तरह से एक्सपैंड कर पाए? कारण क्या था? नंबर 1, पहले तो दे हैड मेड द कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन होता है इकट्ठा करना. उन्होंने बहुत ध्यान से अपने अंपायर को इकट्ठा किया विद द गुड एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने कोई अपनी फैमिली के लोगों को ही हाई पोजीशंस नहीं दी. उन्होंने अपने लॉयल बंदे एज अ स्लेव्स उनको अपॉइंट किया. स्लेव्स, क्योंकि स्लेव्स जो थे दे वर वेरी लॉयल टू देम बिकॉज दे वर. सर्कल ऑफ जस्टिस हमने किया था. सर्कल ऑफ जस्टिस मेंटेन किया हुआ उन्होंने. सर्कल ऑफ जस्टिस में दे वांट द स्लेव्स शुड बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन प्रॉपर्ली एंड पे द टैक्सेस. सो जो लॉयल स्लेव्स थे, लॉयल स्लेव्स, all the Delhi Sultanate administrative persons, they had given their power to the slaves, not to the noble families. Number 1 difference is there. बाकी सारे अपने noble families को high positions देते थे. यहाँ पर इन्होंने high positions अपने family persons को नहीं दी, nobles को नहीं दी. इन्होंने high positions किनको दी? slaves को. Now look at this paragraph. The consolidation of kingdom as vast as Delhi Sultanate need reliable governors and administrators rather than appointing aristocrats and landed chieftains of the governor. The early Sultanate, especially Iltutmish, कौन सा राजा? Iltutmish, favored of special slaves purchased for military services called bandagan. Now 1 mark question is there. What is bandagan? Bandagan means the slaves which were doing the administrative works. So in the Persian, bandagan किसको कहते हैं? Bandagan is the Persian word. आपको पता तारीख और त्वारीख was also written by the learned men in the Persian language. Yes. है ना? So तारीख and त्वारीख were also written in Persian language. Bandagan is a word of a Persian language. Bandagan means slaves. So
All they were carefully trained to men some who most important political office in the kingdom. ये slaves को बहुत properly trained किया जाता था ताकि ये military services और administrative services properly ध्यान से करें. बंदगन, this we can say Persian word. According to that, slaves, they were trained properly to do the task, and sincere they were totally dependent upon master sultan and trust they rely upon. Masters जो थे, sultans जो थे, they were having total complete trust on them. अब आ जाइए बात दोनों की, खलजी एंड तुगलक. हम दोनों की बात कर रहे हैं. Used bandwagon and also bandgans and also raised a people of humble birth who were also called client. अब दूसरी टर्म इन्होंने दोनों ही पॉइंट यूज किए. वन इज बंदगन एंड सेकंड इज क्लाइंट. क्लाइंट क्या है? बिकम हु अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, हु अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर. सेकंड पर्सन है क्लाइंट, जो कि दूसरों की प्रोटेक्शन के अंदर रहते थे एंड डू द टास्क. सो टू हाई पोजीशन. अब क्लाइंट्स को ये प्रोटेक्शन देते थे. बंदगन अलग कैटेगरी था और क्लाइंट स्लेव. दीज टू दिल्ली सल्तनत किंग्स, ये अपने काम स्लेव्स बंदगन से और क्लाइंट्स से करवा. क्लाइंट्स वर प्रोटेक्टेड पर्सन हु वर डूइंग द पॉलिटिकल अफेयर्स. गॉट इट? Krish, do you have any doubt? Please ask. Krish, hand raise है ना बेटा आपका? तो जलाउद्दीन खिलजी था, वो 6 साल में किसी युद्ध में मारा गया था. बेटा अलाउद्दीन खिलजी नहीं मारा गया था. अलाउद्दीन खिलजी का टाइम जलाउद्दीन खिलजी. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हमने इतना उसमें डिटेल में नहीं जा रहे. हमने चैप्टर में बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखा है. गॉट इट? सो however they had also introduced element of political instability. इसमें political instability भी रहा. Slaves, ये clients जो बंदगन्स, ये loyal थे अपने king के लिए, राजा के लिए, and result of new mark over the saw conflict of old nobility. इनके साथ क्या हुआ? पुराने जो ओल्ड अंपायर्स थे, जो पुराने अंपायर्स थे, उनको भी कंसोलिडेट करने में इनको हेल्प मिली. बिकॉज सर्कल ऑफ जस्टिस वाज एक्सपेंडिंग, बिकॉज एवरीवन वाज बिकमिंग प्रॉस्परस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वाज डन इन द प्रॉपर वे. सो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. खलजी एंड तुगलक मोनार्क अपॉइंट मिलिट्री कमांडर्स. इन्होंने मिलिट्री कमांडर्स जो हैं वो अपॉइंट किए. इफ यू वांट टू राइट डाउन द पॉइंट्स, यू कैन नोट डाउन. Sultan did not select the administrator or the governor from the upper caste. Rather, they prefer slaves. Number one, Sultan did not appoint the governors from the upper caste. They appoint slaves. दूसरा पॉइंट क्या था? Slaves were known as bandagan as a Persian word. They were treated for handling important political issues. They were being appointed to handle important political issues. Even the author of Tariq and Tariq, they were also criticized for this thing. Author of Tariq and Tariq jo the na, they were criticizing for this thing. Why the appointment of high political officers were done only from the slaves, from the bandagans. So they were also criticizing the Sultan for appointing the slaves on the high positions. नेक्स्ट आप लिख सकते हैं दिल्ली सल्तनत, a series of 5 different rulers. A series of 5 different rulers ruled on a large part of a country from, we can say, 1206, मतलब 1192 के बाद तो प्रॉपरली प्लान हो गया था. उसके बाद हम लोग कह सकते हैं 1206 to 1526. यहाँ तक प्रॉपरली इनका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहा. देन कंट्रोल ओवर लार्ज किंगडम इज मोस्ट इम्पॉसिबल विदाउट द रिलायबल पर्संस. सो दिल्ली सल्तनत जो है, इसके अंदर इन्होंने हिंडरलैंड, गैरिसन टाउन एंड मेंटेन देयर आर्मी इन द प्रॉपर वे. अकॉर्डिंग टू दिस, अब ये क्या करते थे? अब देखिए, ये सारा पॉइंट्स हमने कर लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुल्तान करते क्या थे. सुल्तान ऑफ खलजी एंड तुगलक, ये क्या करते थे? दे अपॉइंट मिलिट्री कमांडर्स टू गवर्न ऑन द टेरिटरी. अपनी एक टेरिटरी में मिलिट्री कमांडर है और दे वर गवर्नर्स वर वेरिंग फ्रॉम टेरिटरी टू टेरिटरी. ये गवर्नर्स क्या है? अलग अलग जगह पर अलग अलग. ठीक है.
मिलिट्री कमांडर्स अलग अलग जगह पर अलग अलग हैं एंड लैंड वाज कॉल्ड इक्ता, और इनको डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स दिए गए। इन मिलिट्री कमांडर्स को लैंड डिफरेंट दिए गए हैं, वो लैंड जो है दैट आर कॉल्ड इक्तास, एंड इन इक्तास को जो कंट्रोल करता था दैट वर कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति। Third line of the first paragraph, Iqtadar and Mukti. The duty of the Mukti is to lead the military campaign and maintain law and order in the Iqtas in exchange of military services. अब military commander है वहां पर, लैंड का जो कलेक्ट करेगा वो इक्तादार, लैंड जो उनको गिवन है दैट इज इक्ता, और मुक्तीस जो है वो सारा मेंटेन करेंगे। वहां पर आर्मी रहेगी, आर्मी जो है वो उस एरिया को प्रॉपरली मेंटेन करेगा, एंड Muktis, they also pay the soldiers salaries in the as a revenue, और इन मुक्तिस के ऊपर भी एक और ऑफिसर्स थे to keep a check on the control of muktis, so that muktis should not, और जो इक्तादार्स हैं they should not collect the taxes more than as it is prescribed by the king। हर एक एरिया में मिलिट्री कमांडर है, लैंड डिफरेंट डिफरेंट जो है दैट इज इक्ता, लैंड को जो लैंड टैक्स कलेक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड इक्तादार, वो इक्तादार जो लैंड टैक्स करेगा वो वहां के जो मिलिट्री के सोल्जर्स हैं उनको सैलरीज भी देगा, ठीक है, लेकिन वो इक्तादार उतना ही टैक्स कलेक्ट करेगा उन पेजेंट से जितना दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने प्रिस्क्राइब किया हुआ, और उनके ऊपर भी चेक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स थे, सो दैट दे शुड नॉट डू इनजस्टिस विद एनी ऑफ द लोकल पीपल, और सर्कल ऑफ जस्टिस शुड बी डन इन द प्रॉपर वे। पॉइंट क्लियर है ये अच्छी तरह से? गुरसिमरन है क्लियर बेटा? कृषिव नेक्स्ट आ जाता है आपका अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। They had appointed, ये सारा मैंने पॉइंट बता दिया, they had appointed the amount revenue collected by the muktis. Care was also taken and mukti collected the taxes prescribed by the state that kept required number of soldiers, कि उस एरिया में कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं जिनको वो सैलरीज दे रहे हैं। Is it okay? So this kind of administration, Delhi Sultanate brought the hinterland to control and force the land chieftains Samantas, वहां के land chieftains जिनको हमने पिछले चैप्टर में भी Samantas पढ़ा था, Samantas and rich landlords accept their authority। अब दिल्ली सल्तनत की ये सारी पॉलिसीज वहां के Samantas, वहां के लैंडलॉर्ड्स सबने एक्सेप्ट किया under Alauddin Khilji। A state brought assassination and collection of land revenue under their own right of the local chieftains। Levy taxes were cancelled, कोई भी अपने आप टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकता, only the Alauddin Khilji's administrative persons can collect the taxes। Some of the old chieftain also had served the king, कुछ पुराने जिन्होंने अपने राइट्स वापस लिए और उन्होंने कहा कि हम लोग प्रॉपरली ईमानदारी से काम करेंगे, दैट इज व्हाई द person Alauddin Khilji has allowed the old chieftains to collect the taxes। तीन तरह के टैक्स होते थे उस टाइम। फर्स्ट टैक्स, सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन देखिए, तीन तरह के टैक्सेस थे। नंबर 1 टैक्स ऑन द कल्टीवेशन कॉल्ड खराज, मतलब 50% ऑफ द पेजेंट्स प्रोड्यूस। एक किसान ने जितना पैदा किया उसका 50% उसको टैक्स देना होगा। दूसरा लगेगा कैटल के ऊपर, मतलब जितने पशु हैं उनके ऊपर। तीसरा लगेगा हाउस के ऊपर। So 3 types of taxes were imposed by Alauddin Khilji and people were collecting this taxes। One is kharaj, second is on cattle, third is on houses। Got it? कोई डाउट यहाँ तक? Then important numbers of large part of subcontinent remain outside the control of Delhi Sultan। Delhi soon after annexing South India, धीरे धीरे दिल्ली ने साउथ इंडिया तक का जो पॉइंट है वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर लिया और अपने अंडर कर लिया। सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पार्टिसिपेट, चिफ्टियन एस्टैब्लिश्ड। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कहीं ना कहीं गद्दारी जो है वो आती है, और दिस एक्सपेंशन गोइंग ऑन डिफीट अलाउद्दीन मोहम्मद तुगलक के पीरियड में ये जो है ज्यादा होता चला गया, और वो पीरियड अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स टू कंट्रोल दीज एरियाज बट ओनली फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो इन पीरियड के टाइम पर मंगोल्स जो है उनका भी अटैक होता रहा हमारे ऊपर। 1219 में दिल्ली सल्तनत फोर्स आउटसाइड स्लॉटर्स आल्सो, आउटसाइड से मंगोल्स रीजन्स। अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर अटैक हुआ, देन मोहम्मद तुगलक के ऊपर भी अटैक होता गया,
and Delhi, which posed the huge administrative challenge by making the administrative control in this way. अब देखिए पेज नंबर 41 पे कंपैरिजन दिया हुआ है अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक का. Look at the page number 41. There is a comparison between Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. You just have to go to the point. Alauddin Khalji का time period क्या था? Pranvi, what was the time period of Alauddin Khalji? 1296 से 13 96 से 13 20 16 13 okay 13 16 okay 20 years था. It was 20 years. yes तो मोहम्मद खुलजी का टाइम क्या था? 1290 से 1290 से 1296 1290 से 1296 तक का. बेटा 6 साल थोड़ा ना था. जलाउद्दीन खलजी जलाउद्दीन खलजी का नहीं मैंने बोला, मोहम्मद तुगलक का बोला मैंने टाइम बताने के लिए. that was मोहम्मद तुगलक का जो टाइम था, मोहम्मद तुगलक का टाइम था 1324 to 1351. ठीक है 1324 to 1351. सो अलाउद्दीन खलजी ने मेजर क्या किया? दे अटैक ट्वाइस. उन्होंने अटैक दिल्ली का में 2 बार अटैक किया फ्रॉम 1299 to 13 and 1302 to 1303 एज डिफेंसिव मेजर. इन्होंने अपनी रक्षा के अकॉर्डिंगली अटैक किया अलाउद्दीन खलजी ने. अलाउद्दीन खलजी रेज द स्टैंडिंग आर्मी. अलाउद्दीन खलजी ने अपनी आर्मीज बढ़ा दी. दूसरा अलाउद्दीन खलजी ने किया न्यू गैरिसन टाउन. They constructed the new garrison town like Siri for holding the soldiers. तीसरा, they feed the soldiers in the cash. वो salaries cash में देता था अलाउद्दीन खलजी, देता था. तीसरा point, so they pay which the collected the taxes from the peasant. चौथा, soldiers were paid in cash. Allowed choose to pay soldiers in cash rather than इक्तास. उनको land नहीं देता था, इक्तास लैंड नहीं देता था, उनको कैश फॉर्म में देता था. देन उसके बाद अलाउद्दीन खलजी कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ गुड्स. अलाउद्दीन खलजी ने चीजों के प्राइसेस को प्रॉपर्ली कंट्रोल करके रखा. पांचवा, अलाउद्दीन खलजी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था इट वाज इफेक्टिव. सक्सेसफुली ही विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन. उसने मंगोल के इन्वेजन को नहीं आने दिया, दिल्ली को प्रोटेक्ट करके रखा. सो अलाउद्दीन खलजी वी कैन कंसिडर टू बी एज अ सक्सेसफुल पर्सन. दूसरी साइड आ जाइए, मोहम्मद तुगलक. ही वाज आल्सो बीइंग अटैक्ड बाय द मंगोल्स. ही वाज आल्सो बीइंग अटैक्ड बाय द मंगोल्स बट ही वाज डिफीटेड. देखो अलाउद्दीन खलजी के ऊपर 2 बार अटैक हुआ, उसने डिफेंसिव मेजर से अपने आप को प्रोटेक्ट किया. तुगलक ने अटैक हुआ लेकिन वो हार गया. सेकंड थिंग, ही constructed new rather than constructed new garrison town. अब देखो अलाउद्दीन खलजी ने न्यू garrison town रखे थे, इसने ओल्ड सिटीज को ही garrison towns में कन्वर्ट किया. यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा. लाइक दिल्ली एक खुरबा जो था, दिल्ली एक कोहना, दिल्ली एक कोहना जो था, that was the old city of Delhi. It was being used as a garrison town. He paid the same salary as which is being collected from the taxes. Muhammad Ghori pay the soldiers in the cash, but he did not control over the market prices. So he raised the token currency. Token currency introduce कर दी उसने. So उसका ये कारण market जो है expand कर गई and he was a failure. He was not successful. Is it okay to you? Brief में ये मैंने बताया है. Is it okay?